नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का लर्न अबाउट एजुकेशनल हब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम हम संशोधन कर चुके हैं और उसका नाम शिवम एकेडमिया है। लेकिन वो पुरानी जो नाम है ना, उसका जुड़ाव तो हमसे जुड़ा ही होगा, क्योंकि चैनल तो वही है जिसके नाम से हम ग्रो किए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। यानी हम फंडामेंटल को FR से डिनोट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है कि जो भी नागरिक हैं उनके संरक्षण के लिए जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने हमारे नागरिकों के लिए बनाए हैं और उसी की व्याख्या हम आज करने वाले हैं। और आर्टिकल ध्यान से रहे कि 12 से लेकर 35 के बीच में हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिसकी व्याख्या आपको जानना जरूरी है, तभी तो आप अपने हितों की बात कर पाएंगे। और वो कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिसको एकदम अति आवश्यक है कि आपको वो याद होना चाहिए, और कहीं पे भी बात करें तो उसकी व्याख्या आप स्पष्ट रूप से कर सकें। ठीक है, उसकी व्याख्या हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आपके अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार। मैं अगर बात करूं तो देखिए कि कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने प्रकार के? वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जब संविधान बना था, उस संविधान में कुल 7 क्या दिया गया था? मौलिक अधिकार दिया गया था। कौन कौन से अधिकार दिए गए थे, उस अधिकार को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। और समानता के अधिकार की जब व्याख्या करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के बारे में बात कही जाती है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक की व्याख्या की गई है। वहीं शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो व्याख्या कही गई है आपके 33 से लेके 34 तक। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अगर जो अधिकार है उसका अगर व्याख्या की गई है तो वो बात कही गई है 25 से लेके 28 के बीच में। ठीक है, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अगर अधिकारों की बात की गई है तो वो बात कही गई है 29 और 30। ठीक है, संवैधानिक उपचारों की जो अधिकारों की बात की गई है वो बात की गई है आर्टिकल 32 में। हमने कहा ना कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, और वो 31 नंबर पे जो अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, और ये संपत्ति के अधिकार जो था वो आर्टिकल नंबर 31 में था। ठीक है, जाहिर सी बात है कि संपत्ति के अधिकार को अगर मौलिक अधिकारों से हटाया गया होगा तो कोई ना कोई संविधान में संशोधन किया गया होगा। अगर वो संशोधन कौन सा किया गया है तो ये ध्यान रहे कि 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि 44वां संविधान संशोधन किस सन में किया गया था। और इसी संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा के भाग 12 में कर दिया गया, और आर्टिकल कौन सा कर दिया गया? 300A में बात व्याख्या उसकी कर दी गई। ये वाला आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे कि आर्टिकल, सर आपने 14 से लेके 32 तक की व्याख्या की दी, लेकिन क्या सर आर्टिकल 12 कहाँ गया? आर्टिकल 12 कहाँ गया? 13 कहाँ गया? 33 कहाँ गया? 34 कहाँ गया? और 35 कहाँ गया? तो इसकी भी व्याख्या करेंगे। लेकिन मौलिक अधिकार तो ये 6 हैं अभी वर्तमान समय में, लेकिन इसकी भी व्याख्या जो करना जरूरी है, इसलिए तभी तो आप समझ पाएंगे कि ये जो अधिकार हैं वो कहाँ से अधिकार आए हैं। तो सबसे पहले हम जो अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं, एक एक आर्टिकल को बहुत ही सार्वभौमिक तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है आपका अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 ये कहता है कि राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी राज्य की परिभाषा क्या हो सकती है, उससे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि राज्य क्या होता है। राज्य होने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, 4 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। पहला तो आपके पास एक लैंड होना चाहिए, यानी भूमि होनी चाहिए।
दूसरी अगर बात करें तो एक जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी अगर बात करें तो एक सरकार होनी चाहिए। और चौथी संप्रभुता होनी चाहिए। भूमि तो हमारे इंडिया में है ही, जनसंख्या तो देश के सबसे नंबर 1 पे चल रही है इस समय पूरे विश्व में, सरकार भी मेरे पास है। संप्रभुता का मतलब क्या है कि हम अपने इंटरनल व एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए सक्षम हैं या नहीं। जब हमारा देश गुलाम था उस समय हमारे पास ये तीनों चीज़ें थी, लैंड भी था, जनसंख्या भी था, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। जो डिसीजंस पावर लेने वाले थे वो ब्रिटिश हुकूमत ले रही थी, इसलिए हम उस समय सरकार जो हम अपने देश को एक राज्य नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम अपने डिसीजंस पावर लेने के लिए सक्षम हैं, इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, उस चीज़ को हम व्याख्या कर सकते हैं, डिसीजंस पावर ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो देश है, भारतवर्ष है, वो क्या है, एक राज्य है। हमें उम्मीद है कि राज्य क्या है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या दी गई है। ध्यान रहे, राज्य की जो परिभाषा है आर्टिकल 12 में ये बात कही गई कि राज्य वे हैं जो सरकार के सभी पावर्स का यूज करते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये बताया कि जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार को किससे आप मांग सकते हैं, उस मौलिक अधिकार को, उसकी जो परिधि है वो परिधि कहाँ तक है, किससे आप मौलिक अधिकारों को अपने मान सकते हैं। अगर वो देने के प्रयास नहीं करेगा तब क्या करना पड़ेगा। तो यही बात हम कहने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा कि अनुच्छेद 12 ये कहता है कि जो संसद है या संसद का जो संघ है, यानी हमारे जो एमपी हैं, हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो पीएम हैं, जो हमारे महान्यायवादी हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे उससे संबंधित जो संघ में आते हैं, वो सब के सब राज्य के श्रेणी में उनको व्याख्या की गई है। वहीं बात करें राज्य की बात करें, राज्य संघ की बात करें, यानी सीएम, एमएलए, जो राज्य के मंत्री होते हैं वो भी इसकी व्याख्या करेंगे। इसके साथ साथ जो राज्यपाल हैं वो भी हमारे राज्य के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो सभी सरकार के पावर का यूज करते हैं। तीसरी बात कही है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कौन हो सकता है भैया? आपने देखा होगा ग्राम सभाओं में एक पंचायत होता है, क्या पंचायत भी आपकी बात सुन सकता है? बिल्कुल सुनेगा। वहीं नगर पालिकाएं भी हैं, चाहे जिला बोर्ड, ये सभी स्थानीय स्वशासन में आते हैं, तो ये भी राज्य की श्रेणी में बात कही गई। वहीं अगर देखें तो एक अन्य बात की गई कि अन्य प्राधिकारी कौन है। अन्य प्राधिकारी, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत समस्याएं आई। हम तो ये 3 चीज़ समझ गए कि इनसे हम अपनी मौलिक अधिकारों की बात कर सकते हैं, लेकिन अन्य प्राधिकारी कौन है, कैसे हम इसकी व्याख्या करें। तो जनता क्या कही, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य प्राधिकारी वे प्राधिकारी हैं, वे हैं जो सरकार के हित पावर्स का, शक्तियों का यूज करते हैं, या ऐसे नियम, ऐसे कानून जो वो पारित करवा सकते हैं या पारित करने की पारंगत हो, ठीक है, वो सभी के सभी राज्य के श्रेणी में आएंगे। इसलिए हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान भी एक राज्य है, उसके साथ जो एनजीओ होते हैं वो भी राज्य हैं, इसके श्रेणी में राज्य की परिभाषा दी गई है। हमें उम्मीद है कि राज्य की परिभाषा आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और अब कभी भी किसी राज्य को अगर डिफाइन करना हो, अगर ये हमारी मौलिक अधिकारों को नहीं प्रदान करते हैं, संरक्षण नहीं देते हैं, उस कंडीशन में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइएगा। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है आपका 32, उसके तहत आप उसकी व्याख्या करवा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों की बात कर सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं तो आप हाई कोर्ट पहुंचिए, और 226 आर्टिकल यही कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपने मौलिक अधिकारों की बात कर सकते हैं, उसके संरक्षण की बात कर सकते हैं। यहाँ तक हम बात कर चुके थे कि आर्टिकल 12 क्या है। हमें उम्मीद है कि आर्टिकल 12 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 13 पे। आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा।
अनुच्छेद 13। देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, जो मौलिक अधिकारों को हनन करता है, चाहे उस सीमा तक कम करता है। ऐसा कोई भी कानून यदि अगर उसकी व्याख्या की गई है तो वो पूरा जो विधि है वो विधि पूरी तरह से क्या हो जाएगा? अवैध घोषित कर दी जाएगी। यहाँ तक ये भी बात कही गई कि आर्टिकल 13 यही व्याख्या कर सकता है कि राज्य ऐसा कोई भी मौलिक अधिकार नहीं बनाएगा, कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो, चाहे उसको सीमित करता हो, चाहे उसको क्या करता हो, उसको कहीं से कम करता है या समाप्त करता है। 4 कंडीशन हो सकते हैं। कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं? पहला हो सकता है अगर उसको सीमित करता है। दूसरा बात करें तो क्या कर सकता है? उसको कम करता है या उसको अवैध घोषित करता है। ठीक, अगर ये 3 चीजें अगर करता है, उस कंडीशन में वो जो लॉ बनेगा, वो जो विधि बनेगी, ठीक है, वो पूरी तरह से अवैध घोषित की जाएगी। यानी मैं अगर बात कहूँ, आर्टिकल 13 ये कह सकता है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो चाहे सीमित करता है। अगर जिस सीमा तक वो सीमित करता है, उस सीमा तक पूरा जो विधि होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? अवैध घोषित कर दी जाएगी। उसी के साथ साथ ये भी बात कही गई कि अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करता है चाहे कम करता है, तब तक के लिए वो कानून अवैध होगा। किस सीमा तक? अगर कोई भी कानून उस सीमा तक क्या कर सकता है? कम करता है, सीमित करता है, अवैध हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर कोई विधि बनी, अगर विधि तो बन गई लेकिन उसका एक लाइन, क्या बेटा? एक लाइन हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है या उसको समाप्त करता है या हनन करता है, उस कंडीशन में वो विधि पूरी तरह से अवैध घोषित कर दी जाएगी। और यहाँ तक अगर ये लाइन हटा दी जाएगी, उस कंडीशन में वो जो कानून होगा वो फिर से वैध घोषित कर दी जाएगी। यानी जब तक वो लाइन हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करेगा तब तक के लिए वो विधि अवैध ही घोषित रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई होगी? मैं उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग गए और कहे कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 13 ठीक है, बात है, लेकिन क्या उसी समय एक केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती केस, ठीक है, 1973। उसमें ये बात कही गई कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, इसी में आधारभूत संरचना के बारे में बात कही गई और आधारभूत संरचना के माध्यम से ये कहा गया कि मौलिक अधिकारों में क्या कोई संशोधन कर सकता है या मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया किस में? केशवानंद भारती केस 1973 के माध्यम से कि संविधान जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें जो पार्लियामेंट है चाहे संसद है वो क्या कर सकती है? संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी आधारभूत संरचना में क्या? आधारभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यानी आधारभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यानी संसद के लोग या संसदीय
पार्टी जो भी है, जो संसद में बैठेगी, वो मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संशोधन कर सकती है, लेकिन उस समय हमारे जो आधारभूत जो संरचना है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि मौलिक अधिकार जो है उसकी आधारभूत संरचना, तो जो राज्य है, जो संसद है, उसने कहा कि आधारभूत संरचना है क्या आखिर? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधारभूत जो संरचना है उसकी व्याख्या हम हर समय आने पे उसकी व्याख्या करते रहेंगे। यानी जो आधारभूत संरचना है उसकी व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा उच्चतम न्यायालय है, वो समय समय पे आके अपनी व्याख्या करेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्या आर्टिकल 13 के माध्यम से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आधारभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये इसका क्रस्ट है, किसका? आर्टिकल 13 का। हम पूरी व्याख्या कर चुके आर्टिकल 13 क्या है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14, जो हमको बात करता है समानता के अधिकारों की बात करता है। चलिए देखते हैं समानता के अधिकारों की बात क्या करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में बात कही जाती है? तो आर्टिकल 14 बात कही जाती है। कई कंडीशन हो सकते हैं कि समानता का अधिकार का मतलब होता है कि राज्य सभी के लिए चाहता है कि उसको समानता मिले, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी लिंग हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे थर्ड जेंडर हो। उसके साथ साथ ये भी बात कही गई कि अगर उसका मूल वंश कहीं और है तो उससे संबंधित, चाहे उसके स्थान के नाम से कोई अर्बन एरिया में रहता है, कोई रूरल एरिया में रहता है, चाहे कोई आदिवासी क्षेत्र में रहता है, कोई बड़ी सिटी में रहता है, उस कंडीशन में राज्य कोई भी, चाहे कानून हो, चाहे कोई भी सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, तो उस समय वो क्या कर सकता है? उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, उसको समानता प्रदान करेगा। इसीलिए आर्टिकल नंबर 14 क्या बेटा? आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए। यानी विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, यानी ये भी बात कही गई कि हर एक पर्सन्स के लिए क्या होनी चाहिए? विधि समान होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दुखिया हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो विधि है तो सभी जो विधि है सबके लिए बराबर की हिस्सेदारी होंगे, चाहे वीरू भाई अंबानी हो, चाहे गरीब पर्सन हो, विधि सबके लिए समान होना चाहिए। राज्य ऐसा कर रहा है, ठीक है। हम अपनी तरफ से तो हो सकता है ना, कोई व्याख्या कर सकता है, लेकिन राज्य ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यानी विधि की जो समानता है वो सबके लिए इक्वल होगी, चाहे वो अमीर पर्सन हो, चाहे वो पुअर पर्सन हो, सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वीरू भाई अंबानी हो, चाहे गरीब दुखिया हो, विधि की समझ समानता होनी चाहिए। और ये भी बात कही गई कि हर एक पर्सन्स के लिए उसकी व्याख्या अलग अलग नहीं की जा सकती। यानी जो विधि में लिखा गया है, यानी विधि मतलब विधि का कानून होना चाहिए, सर्वोच्चता किसकी होनी चाहिए? विधि की होनी चाहिए। और ये व्याख्या करता है किसमें? विधि के समक्ष समानता के। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जात, लिंग व स्थान के आधार पे कभी भेदभाव नहीं करेगा। कौन व्याख्या करता है? आर्टिकल नंबर 15 कहता है कि राज्य कौन नहीं करेगा? भैया राज्य नहीं करेगा, और लोग तो कर सकते हैं। राज्य किसी को धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तो क्या निजी पर्सन्स उसकी भेदभाव कर सकते हैं? नहीं। उसकी भी अगर हम बात करें, एक आर्टिकल है 15 सब क्लास 2 बात कही गई, बात ये कहा गया कि जो निजी पर्सन्स हैं अगर वो सार्वजनिक कोई स्थल है तो वहाँ पे भी भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कुएं हैं, कुएं से सब लोग पानी पी रहे हैं, तो वहाँ पे चाहे निजी पर्सन्स हो,
चाहे राज्य हो, कोई भेदभाव नहीं करेगा। जैसे बस है, बस में यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो निजी पर्सन हो चाहे राज्य हो। या आप बस में यात्रा कर रहे हो तो बस सबके लिए समान होता है, चाहे वो किसी भी जात धर्म मूल वंश स्थान को नहीं देखता, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कहीं भेदभाव नहीं कर सकता। यानी भेद से संबंधित अगर देखें, यानी उसके लिए क्या हो सकता है, आर्टिकल 15 ये व्याख्या करता है। वही नंबर अगर बात करें 15 में ही एक 15 सब क्लास 3 दिया गया है, वो ये व्याख्या करता है, क्या व्याख्या करता है कि कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए राज्य चाहे तो कोई उपबंध कर सकता है, क्योंकि उनका जो बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए राज्य चाहेगा तो क्या कर सकता है, किसके लिए बेटा, बच्चों के लिए तथा महिलाओं के लिए क्या कर सकता है, एक विशेष उपबंध कर सकता है। ये आर्टिकल 15 पूरी तरह से व्याख्या हमने कर दिया। अब आते हैं कि हम आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है। क्या आर्टिकल नंबर 16, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 ये कहता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए। पूछ सकता है अवसर की समानता किस अनुच्छेद में बात कही गई है, तो वो अनुच्छेद है आपका 16। अवसर की समानता यानी हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। राज्य कोई भी हो, राज्य ऐसा भी हो सकता है कि वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान तथा उसके जातिगत भेदभाव से कभी भेदभाव नहीं करेगा, उसको समान अवसर प्रदान करेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि रिजर्वेशन की बात कही जाती है, और रिजर्वेशन की व्याख्या अगर देखें तो 16 में ही बात कही जाती है। राज्य ये चाहता है कि जो सोसाइटी के लोग हैं, जो जनता है, उसको सबको समानता मिलनी चाहिए। यानी कोई गरीब है, चाहे कोई SC का है, कोई ST का है, चाहे पिछड़ा वर्ग का है, तो उसको समान संरक्षण तो दिया जाए, चाहे वो वर्ण हो। वर्ण की अगर व्याख्या करें तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर इसकी व्याख्या करें तो क्षुद्रों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, तो क्या उसको भी समान अवसर मिलना चाहिए। इसलिए सरकार यानी राज्य सोचती है कि सबको मुख्य धारा में जोड़ने का काम कौन करेगा, तो वो राज्य करेगा, ठीक है। यहाँ तक ये भी बात कही गई कि OBC के लिए विशेष आरक्षण की प्रावधान किया गया। आपको पता है कि एक कमेटी बनी थी, ठीक है, मंडल कमेटी, जिसमें ये बात कही गई कि OBC के लिए 27% रिजर्वेशन की बात कही गई, तो उसकी व्याख्या कही गई। उसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको जब डिटेल क्लास लेंगे तो उसके बारे में व्याख्या करेंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 16 ये कहता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति जो हमारे क्षुद्र लोग हैं, चाहे जो SC हैं चाहे ST हैं, उसको अशब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है। मतलब वो किसी और के नाम से नहीं पुकारेंगे जिसके उनकी आहट हो सकती है, या हो सकता है कि वो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, छुआछूत वाली जो बीमारी जो है ना, वो नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई करता है उस कंडीशन में क्या कर सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जैसे अगर कोई SC ST का व्यक्ति है, जिसको हम SC ST में जो लोग आते हैं उनको कोई उसके उपनाम से नहीं बुलाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर उसको बुलाता है उस कंडीशन में उसको कुछ सज़ा हो सकती है। और वहीं बात कही जाती है जैसे सार्वजनिक स्थल है, तो ये जो SC ST के लोग हैं उनको आटा पीसने के लिए गेहूं की चक्की पे जाएंगे तो आप कहेंगे इस बिरादरी से है, मैं आपका आटा नहीं पीसूंगा। उस कंडीशन में उसके खिलाफ क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। ये बात कहता है आर्टिकल नंबर 17। यहाँ तक हमें उम्मीदें समझ में आ गई होंगी। और समानता के बारे में बात करें, एक है उपाधियों का अंत, और उपाधियों का अंत जो है वो ये बात करता है कि किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे
महाराजा अग्रसेन ऐसी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, कोई राजा अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगाएगा। हाँ, लेकिन कुछ इसके अपवाद हो सकते हैं, जैसे सम्मान, जैसे भारत रत्न दिया जा रहा है तो उसके हौसलों की बात कही जा रही है। ठीक है, धर्म व्याख्या दी जाती है, कोई पुरस्कार दिया जाता है तो पुरस्कार दिया जा सकता है, लेकिन उपाधि नहीं दी जा सकती है। अगर उपाधि दी जाती है तो वो क्या हो सकता है, और वो कहीं पे भी समानता की बात नहीं की जाती है, इसलिए उसको कट हमने कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको समानता का अधिकार समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, और फिर बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।